क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज हम लेकर आए हैं चमचा युग का भाग 3। पिछले जो वीडियो थी साथियों, हमने उन दोनों वीडियो के अंदर हमने जो समझा आग भी चमचे क्या होते हैं, या हमें एक अच्छे कार्यकर्ता को चमचा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। चमचा बनाने की आवश्यकता क्यों है, अंधकार युग से उज्ज्वल युग तक चमचा युग की ओर फिसलाओ, कितना पुराना है चमचा युग, कब तक चलेगा चमचा युग, इन विषयों पर हमने बात की थी। इनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं अगर आज पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो। आज हम इस कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं चमचों की विभिन्न किस्में, यानी कि जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के चमचे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साहब कांशीराम के जो विचार हैं उनको व्यक्त करेंगे, उनको पढ़ेंगे। पूना समझौता के नियम में प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था को 10 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है, यानी कि जो पूना समझौता हुआ उसके अंदर जो प्राथमिक चुनाव थे वो 10 वर्ष तक सीमित किए गए, जिसका मतलब यह होता है कि 1947 के बाद होने वाली कोई भी चुनाव संयुक्त निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था से होगा। यानी 47 के बाद जो भी चुनाव होगा संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था से होगा। संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों की इस व्यवस्था में सब कुछ और भी खराब होगा जो अब पुनः समझौता की शर्तों के अनुसार चालू हो जाएगा। यह महज अटकल नहीं है, पिछले चुनाव में सिद्ध हो गया है कि अनुसूचित जातियों को एक संयुक्त निर्वाचक मंडल में पूरे तौर पर मताधिकार विहीन किया जा सकता है। ये विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे जो साहब कांशीराम ने इस शुरुआत के अंदर लिखे। आगे लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को जो डर था वह सही निकला। संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों ने अनुसूचित जातियों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। अनुसूचित जातियां पूरे तौर पर मताधिकार विहीन हो गई। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार विहीन लोगों की नीयत का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे सामर्थ्य और कद वाले व्यक्ति भी संसद के चुनाव में 2 बार जीतने में असफल रहे। एक बार 1952 के आम चुनाव में मुंबई से और फिर 1954 में मध्य भारत में भंडारा से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 2 बार चुनाव हारे, एक 52 में और एक 54 में। इन दोनों ही चुनाव में वह कांग्रेस की ऊंची जातियों के अनजान से प्रत्याशियों से हार गए। हमारे लिए सुयोग यह रहा कि इस स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टर अंबेडकर थे। बदली हुई रणनीति और युक्तियों का नतीजा यह हुआ कि अनुसूचित जातियों ने 1957 के आम चुनाव में फिर से अपना आधार कायम किया। किंतु दुख का विषय यह है कि उसके बाद इस नई रणनीति को तार्किक अंत तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं रहे। यही नहीं, उनके परिनिर्वाण के बाद अनेक नई किस्मों के चमचे के उबार आने से स्थिति और भी खराब हो गई। अपने जीवन काल में डॉक्टर अंबेडकर को केवल कांग्रेस और अनुसूचित जातियों के चमचों से ही निपटना पड़ता था, किंतु उनके जाने के बाद कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को भी केवल अनुसूचित जातियों से ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों के बीच से भी अपने चमचे बनाने की जरूरत महसूस हुई। इस तरह भारी पैमाने पर चमचों की विभिन्न किस्में उभर कर सामने आई। विभिन्न जातियों और समुदायों के चमचे। कहते भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 85% उत्पीड़ित और शोषित लोग हैं और उनका कोई नेता नहीं है। वास्तव में ऊंची जातियों के हिंदू उनमें नेतृत्वहीनता की स्थिति पैदा करने में सफल हुए। यह स्थिति इन जातियों और समुदायों में चमचे बनाने की दृष्टि से अत्यंत सहायक हुई। विभिन्न जातियों और समुदायों के अनुसार चमचों की निम्नलिखित श्रेणियां गिनाई जा सकती है। इस पे एक बात हम रखना चाहेंगे, जैसे अगर हम आज प्रेजेंट की भी बात करें तो भारत की अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो लगभग 52% जो ओबीसी की जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन आज भी उनके पास उनकी जो राजनीतिक पार्टी उनके मुद्दों को उठा सके, उनकी मांगे रख सके, आज भी उनके पास ऐसी पार्टी का निर्माण नहीं कर पाए हैं। इधर जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास जो पार्टियां उन्होंने बनाई वो भी इतनी असफल रही, सफलता पे नहीं पहुंच पाई। कुछ कार्यकाल रहा जब तक साहब कांशीराम आए, जब तक साहब कांशीराम ने मूवमेंट को चलाया तो कहीं हद तक कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद एक दौर चला जिसके अंदर कह सकते हैं ये जो
हम इस देश के शासक हैं, बहुत दिनों के लिए स्लोगन था, ये सिर्फ स्लोगन के रूप में ही रह गया है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जातियां अनुच्छुक चमचे अनुच्छुक 20वीं शताब्दी के दौरान अनुसूचित जातियों का समूचा संघर्ष यह अंकित करता है कि वे उज्ज्वल युग में प्रवेश का प्रयास कर रहे हैं, किंतु गांधी जी और कांग्रेस ने उन्हें चमचा युग में धकेल दिया। वे उस दबाव में कभी भी करा रहे हैं। वे वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाए और उससे निकल भी नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें अनिच्छुक चमचे कहा जा सकता है। अनुसूचित जनजातियां नव दीक्षित चमचे। अनुसूचित जनजातियां भारत के संवैधानिक और आधुनिक विकास के दौरान संघर्ष के लिए नहीं जान जाती। 1940 के दशक में उन्होंने भी अनुसूचित जातियों के साथ मान्यता और अधिकार मिलने लगे। भारत के संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद उन्हें अनुसूचित जातियों के समान ही मान्यता और अधिकार मिले। यह सब उन्हें अनुसूचित जातियों के उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मिला जिसके चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मत उत्पीड़ित और शोषित भारतीयों के पक्ष में हो गया था। आज तक उन्होंने भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, फिर भी उन्होंने जो कुछ मिल पाता वे उसी से संतुष्ट दिखाई देते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे अभी इसी मुगलाते में हैं कि उनका उत्पीड़क और शोषक ही उनके तेसी हैं। इस तरह उन्हें नव दीक्षित चमचे कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें सीधे सीधे चमचे युग में दीक्षा दिया गया, यानी कि जो इस चीज को समझ ही नहीं पाए और जो मनवादी ब्राह्मणवादी जो सोच है उससे बाहर निकल नहीं पाए, वे आज की व्यवस्था के अंदर हैं और जो उत्पीड़क है, जो उनके शोषक हैं, उनको ही अपना रक्षक समझते हैं। अन्य पिछड़ी जातियां महत्वाकांक्षी चमचे। लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद अनुसूचित जातियों के साथ अनुसूचित जनजातियों को मान्यता और अधिकार मिले। इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों ने अपने सामर्थ्य और क्षमताओं से भी बहुत आगे निकलकर अपनी संभावनाओं को बेहतर कर लिया। यह बेहतर शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति के क्षेत्र में सबसे अधिक दिखाई देते हैं। अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों में इस तरह की बेहतरी ने अन्य पिछड़ा जातियों की महत्वाकांक्षाओं को जगा दिया। अभी तक तो वे इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल नहीं हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, किंतु उनके लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। अभी जून 1982 में हरियाणा में हुए चुनाव में हमें उन्हें निकटता से देखने का मौका मिला। अन्य पिछड़ी जातियों के तथागत छोटे नेता टिकट के लिए हर एक दरवाजा खटखटा रहे थे। अंत में हमने देखा कि हरियाणा की 90 सीटों में से एक टिकट कांग्रेस से और एक टिकट लोक दल से पाई। यानी जब पिछड़ी जातियों का अगर इलेक्शन की बात करें, जब साहब कांशीराम कर रहे हैं 1982 इलेक्शन की बात, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ी जाति के जो लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने प्रत्येक पार्टी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने किसी ने भी ज्यादा उनको अहमियत नहीं दी। एक सीट कांग्रेस ने दी और एक है जो लोक दल ने दी। आज हरियाणा विधानसभा में पिछड़ी जाति का केवल एक विधायक है। कुछ स्थानों विशेषकर दक्षिण के कुछ स्थानों को छोड़ हम उन्हें अनेक स्थानों और अनेक सत्रों पर संघर्ष करने के बावजूद अपने अधिकार पाने से वंचित देखते हैं। जैसे कि हरियाणा में वास्तव में उनकी एक बड़ी संख्या है, वह सब पाना चाहती है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पहले से ही मिला हुआ है। 3700 से भी अधिक अन्य पिछड़ी जातियों में से लगभग 1000 जातियां न केवल अज्जा यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की महत्वाकांक्षाएं कर रही हैं, बल्कि उसके लिए संघर्ष भी कर रही हैं। इस प्रकार अन्य पिछड़ी जातियों का कुल व्यवहार हमें इसे यकीन की ओर ले जाता है कि वे महत्वाकांक्षी चमचे हैं। यानी कहने का भाव वो ये है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होकर बल्कि दूसरों के दरवाजे खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे अल्पसंख्यक असहाय चमचे। सन 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिशत 17.28 है। 15 अगस्त 1947 से अंग्रेजों के बाहर छोड़ने से पहले उन्हें उनकी आबादी के अनुसार उनका अधिकार मिल रहा था। उसके बाद तो वे पूरे तौर पर भारत की शासक जातियों की दया पर निर्भर हो गए। सांप्रदायिकता दंगों की बहिष्कृत होने के कारण मुसलमान चौकन्ने रहते हैं, ईसाई बेबस
गिष्ट रहे हैं, सिख सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो तो संभल ही नहीं पाए। इस सबसे यह प्रमाणित होता है कि भारत के अल्पसंख्यक असहाय चमचे हैं। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम।